नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च निर्णय। मित्रों, आज उसकी गंभीरता पर बात होगी, लेकिन उसके पहले आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या अपने समाधान को प्राप्त करेगा तो वह समाप्त होगा। यह मैं जरूर मानता हूं कि मेरे एक दिन के वीडियो बनाने से एक समस्या समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर होगा और उसी दिन के भरोसे पर मैं आपसे आपका आशीर्वाद और सहयोग मांग रहा हूं। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें। मित्रों, आज बात सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय पर। आज कोर्ट ने 2-3 तल्ख टिप्पणियां की हैं। पहली टिप्पणी तो उसको थी मुफ्त की राजनीति। यह मैं कई बार कह चुका हूं, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमें भी बल मिला है कि उस पर फिर से एक बार चर्चा किया जाए। मित्रों, चुनावी लाभ के लिए हमारे राजनीति में जो लोग हैं वो सब लोग हमारे नागरिकों को परजीवी बना रहे हैं, पैरासाइट बना रहे हैं। पैरासाइट कहते हैं ऐसे जीव जंतु जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों के किए पर करते रहते हैं। जैसे शरीर में जू होता है ना, जिसको हम भोजपुरी में ढील बोलते हैं, तो जू कुछ नहीं करता, आपके माथे में रहता है, आपका खून पीता रहता है और आप ही उसका भोजन पानी देते रहते हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत से शरीर है, जैसे मच्छर है, मक्खी है, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, या दूसरे करते हैं और वो करते हैं, इसलिए उसको पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई मुफ्त की चीजें दे करके हम अपने नागरिकों को पैरासाइट बना रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक अपने अनुभव को साझा किया। वो कह रहे कि मैं महाराष्ट्र का हूं और अपने गांव गया था, खेत में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जब मैं अपने गांव के कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे मजदूर मिलेंगे और मैं क्यों आपके यहाँ जाऊंगा, मुझे मुफ्त में साल भर के लिए अनाज मिल जा रहा है, मुझे रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गई है, मुझे प्रधानमंत्री हेल्थ मिशन के अंतर्गत हेल्थ कार्ड मिल गया है, 5 लाख रुपए तक की बीमारी मेरे को मुफ्त में है, डिस्पेंसरी में मेरी मुफ्त में दवा मिल रही है। तो जब मेरे पास रोटी, कपड़ा और मकान मुफ्त में है तो मैं और क्यों करूं, क्यों शरीर को मेहनत में डालूं। जज साहब का कथन था कि यह मेरे खुद के साथ हुआ, इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं कि अगर यह लोग काम नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए तो हर आदमी को काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी का बोझ एक आदमी ही उठा पाता है, दूसरा आदमी फिर उस पर भार बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दूसरा निर्णय लिया। दोनों को पहले बता दें, उसके बाद चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय लिया कि भाई राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोका जाए। जो आदमी जेल में जाने की पात्रता रखता है वो पार्लियामेंट और विधानसभा में जा रहा है, ऐसा क्यों? अगर कोई बैंक का क्लर्क, किसी ऑफिस का बाबू चपरासी कोई रिश्वत लेते या कोई ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे जीवन भर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उसके उलट राजनीतिक दल के लोग जेल से आते हैं और फार्म भर के फिर से चुनाव लड़ जाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? मैं इस विषय पर 2-3 चैनलों पर था, जो मेरा निचोड़ था वो आपके सामने रख रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देखो, इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप मुझे चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि मैं अपराधी हूं, लेकिन मेरे परिवार के लोग लड़ जाएंगे। यही तो होता है कि अगर कोई आदमी कोर्ट से कन्विक्टेड हो जाता है और वो चुनाव नहीं लड़ पाता तो अपने पत्नी को चुनाव में खड़ा कर देता है। उसकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती, वो उस गुंडा, उस अपराधी, उस बदमाश का औरा, उसका आतंक, उसका धमस लड़ता है और उसके परिवार के लोग चुनाव जीत जाते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक मेरे अपराध की सजा मेरे परिवार को नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपराध की सजा तो अपराधी भुगता है जो अपराध किया है या किसी की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन घर के परिवार, पत्नी, माता पिता, भाई बहन,
अगर सीधा सीधा इन्वॉल्व नहीं है तो उनको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन चुनाव के मामले में तो वो सीधा सीधा जिम्मेदार है, क्योंकि वो परिवार के ध्वंस के नाम पर वो चुनाव लड़ रहा है। जिस आदमी को टिकट से बाढ़ कर दिया गया है उसके आपराधिक प्रवृत्ति होने की वजह से, तो इसका विकल्प क्या है? हमारे साथ बड़े विद्वान पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं राकेश भाई, इसका तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि या तो संविधान को दोबारा से लिखा जाए कि भाई अगर किसी के खानदान में कोई अपराधी होता है तो उसके पूरे खानदान, रिश्तेदार, मित्र, परिवार को टिकट ना दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फिर ये संविधान का मूल भावना का अनादर होगा। तो इस पर और क्या विचार बनाया जाए? तो मैंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है पब्लिक अवेयरनेस, आम जन में जागरूकता का संचार करना, फैलाव करना, जागरूक करना। क्योंकि वोट तो आखिर जनता को ही देना होता है। हम अगर अपने लालच में, अपने किस हितों के ध्यान में रख करके अगर मतदान ना दें तो अपराधी कैसे चुनाव जीतेगा? हमने देखा कि 2014 में, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के जगह का रहने वाला हूं, हमारे घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में 50 अपराधी है जो चुनाव जीतते थे। हमारे यहाँ के तो ऐसे ऐसे अपराधी तो जो हमारे घर से और दूर दूर तक जाकर के चुनाव जीत जाते थे। लेकिन प्रबुद्ध जनता ने उनको ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ने का प्रयास किया, उसे भी ठुकरा दिया। और बहुत सारे अपराधी चुनाव हार गए। राजनीतिक दल ने तो टिकट दिया था, या कईयों ने राजनीतिक दल के सहारे समर्थन से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे, लेकिन जनता ने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। तो यह अवेयरनेस ही है जो अपराध मुक्त राजनीति कर सकता है, राजनीति बना सकता है। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैंने अफसोस के साथ चैनल पर कहा, आपको भी कह रहा हूं कि 1952 से हम चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। हमने एम्स बनाया, हमने बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाए, हम अब बुलेट ट्रेन चलवाने के जुगाड़ कर रहे हैं। हम एक पूरे देश से भी ज्यादा आबादी को इकट्ठे एक शहर में कुंभ के जगह उतार दिए हैं और किसी तरह की व्यवस्था नहीं फैली है। ऐसे ऐसे काम हमने किया है। हमने ऑटो रिक्शा से भी कम पैसे में चांद पर अपना वायुयान भेज दिया है। लेकिन हमने अब तक मतदाता को जागरूक करने के विषय में कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं ऐसा विचार किया कि हमारा मतदाता जागरूक हो। और लोकतंत्र को कमजोर अगर नहीं करना है, उस पर आस्था बनाए रखना है, तो फेयर चुनाव हो और ईमानदार उम्मीदवार हो। और यह तभी होगा जब हमारा मतदाता जागरूक होगा और ईमानदार होगा। मतदाताओं को तो मैं बहुत ज्यादा बेईमान नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास बेईमानी की स्कोप बहुत कम है, लेकिन जागरूकता की कमी जरूर है। क्योंकि हम अभी भी मतदान अपने निजी संबंधों पर, जात पर, धर्म पर और क्षेत्रों पर दे रहे हैं। हमने उम्मीदवार की विशेषता को कभी पढ़ना न चाहा और न ही जानना चाहा। मैंने फेसबुक में एक हंसी में पोस्ट लिखा था कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने धन खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है, अब झूठ बोलने की भी सीमा निर्धारित कर दे। मैं आज उस हंसी वाले को सीरियस कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को कुछ चीजों को निर्धारित करनी चाहिए कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस व्याप पर करेगा। सबसे ज्यादा लोकतंत्र का मखौल उड़ रहा है कि आदमी चुनाव लड़ता भाजपा से है और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के साथ सरकार बना लेता है। उससे भी ज्यादा मखौल उड़ता है कि आदमी 12:03 पर पार्टी ज्वाइन करता है और 12:03 पर उसको टिकट दे दी जाती है। वो जिस पार्टी में ज्वाइन करना, उसका संविधान ही वो नहीं पढ़ पाए कि इस पार्टी की मूल भावना क्या है, क्योंकि उसको उसके पार्टी की मूल भावना से मतलब नहीं। जो चुनाव लड़ना चाहता है वो वहां से टिकट कट के तो यहां जुड़ जाता है, और यहाँ वाला कह रहा है कि चलो उसके एक मजबूत आदमी को हमने तोड़ लिया, मोरल विक्ट्री यही है, बाकी तो हम इसको जितवा ही ले जाएंगे। यह हो रहा है। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है, कांग्रेस शायद कई नए ताजा बने भाजपा ही जीत गए चुनाव, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। चूंकि कांग्रेस को लुटिया डूब गई है तो भाजपा में, और चुनाव भी जीत गए हैं। उनको भाजपा का भाव का पता नहीं है कि भाजपा का भाव क्या होता है। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट और ईवीएम का इस देश में स्थिति बहुत खराब है। अगर हमारे हक में फैसला है तो यह निष्पक्ष है, सर्वोच्च है, आदर है। और अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो बिके हुए लोग हैं, मैनेज किए हुए लोग हैं, लालची लोग हैं,
और सरकार के दबाव में काम करते हैं। यह इस तरह का डायलॉग अब आम हो गया है और इसी डायलॉग को रोकने की जरूरत है, इसी पर चोट करने की जरूरत है। और मैं समझ रहा हूं कि यह बात या तो सर्वोच्च न्यायालय पीछे पड़ जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए कि भाई 15 करोड़ घूस वाला का बताओ, ऐसे भी पीछे पड़ी एंटी करप्शन ब्यूरो कि किसी ने बोला कहाँ नंबर है, कौन नंबर है बताओ, और उसको लास्ट तक लेके जाए। ये नहीं हो कि हिट एंड रन करके छोड़ दे। उसी तरह से चुनाव आयोग और कोर्ट, उनको अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी, अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। अगर कोई आदमी टिप्पणी करता है अदालत पर किसी निर्णय पर कि यह निर्णय वाइस्ड है, जज प्रभावित है, तो जजों को चाहिए कि उसको अंत तक पहुंचावे और उसको छोड़े ना, अगर उसकी जजमेंट ईमानदार है तो। उसी तरह से चुनाव आयोग की मैं बात करता हूं। अगर कोई आदमी जीतने के बाद ईवीएम ठीक है और हारने के बाद खराब है, तो उस राजनीतिक दल की एक बार उसको नोटिस दिया जाए कि आकर के साबित करो, और अगर साबित नहीं कर रहे हो तो परमानेंट चुनाव लड़ने से बंद हो जाओ। और यह तब होगा जब वो अपनी औकात में आएगी और अपनी पूरी प्रभाव दिखाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट का जज निष्पक्ष बने रहने देना चाहता है, क्योंकि उसको जज की कुर्सी से हटने के बाद मंत्री या राज्यसभा में जाना होता है, जो पिछला इतिहास है आपने देखा है। और ना ही चुनाव आयोग में तो गिल साहब चुनाव आयोग के बीच से हट करके मंत्री बन गए, और कोई जरूरी नहीं है कि अजय कुमार है ये आगे जा करके कहीं इनकी योजना ना हो। तब क्या होता है कि वो कहते हैं कि चलो ये देश है, बर्बाद हो, हमको क्या मतलब, हमको तो राज्यसभा मिल रहा है। मान लीजिए कैसे उनका सोच ना हो, मेरा तो सोच है उनके प्रति कि भाई जो आदमी कल तक निष्पक्ष जजमेंट के लिए जाना जाता था, आज वो एक सरकार के पक्ष में राज्यसभा में खड़ा है, मतलब उसकी निर्णय को समीक्षा करने की जरूरत है नहीं है। 2-3 चीजें इस देश में अत्यंत आवश्यक है, उसके लिए संविधान में बदलाव की करने की जरूरत हो तो किया जाए, तभी जाकर के उस संस्थान की विश्वसनीयता कायम रहेगी और लोग इज्जत कर पाएंगे। पहला, संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ आदमी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ विद्यालय में बच्चों को पढ़ावे और कोई काम ना करे। राजनीतिक पार्टी तो गठन ही ना करे, राजनीतिक पार्टी तो ज्वाइन ही ना करे। बहुत ज्यादा राजनीति की खुजली हो तो वो स्वतंत्र रूप से जाकर के चुनाव लड़े और कहे कि भाई अब मैं आ गया, मैं किसी राजनीतिक दल का मदद नहीं लेना चाहता। अगर जनता को लगा हो कि मैं संवैधानिक सीट पर बैठकर अपने काम को ईमानदारी से पूरा किया है तो हमको वोट दीजिए। जैसे केजरीवाल ने कहा था लोकसभा के चुनाव के टाइम में, कहा था कि अगर आपका वोट मुझे जेल जाने से रोकेगा, दिल्ली की जनता का जल्दी जेल जा, उन्होंने 7 का सीट भाजपा को दे दिया। फिर उसने विधानसभा चुनाव में कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिए, और आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं तो वोट ना दीजिए। दिल्ली की जनता ने उसको वोट नहीं दिया और बताया कि भाई तू बेईमान आदमी है, सबको पता है। उसी तरह से संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ आदमी आवे और कहे कि अगर आपको लगता है कि मैं संवैधानिक सीट पर संविधान का पालन किया है, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं किया है, तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर जनता नकार देगी तो उसको घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन अंत में वही बड़ा मुद्दा कि मुफ्तखोरी को रोकेगा कौन। एक कहावत होती है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि मुफ्तखोरी से तो सबको आनंद है। अंत में भाजपा भी दिल्ली में मुफ्तखोरी पाएगी, अब पता चल जाएगा कि दिल्ली सरकार बनने के बाद वो अपनी सारी वादे पूरा करती है कि नहीं, और अगर पूरा करती है तो बाकी देश में चुनाव क्या इसी बेस पर लड़ेगी, तो फिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास तो ले दे करके दिल्ली था और एक पंजाब झोली में आ गया, लालू जी का पार्टी का बिहार है, मुलायम सिंह के पार्टी का उत्तर प्रदेश है, तेलुगु देशम पार्टी का आंध्रा है। मतलब हर आदमी के पास एक ही फिक्स पैच है, लेकिन आपके पास तो पूरा देश है। आंध्र प्रदेश के जो लोकल राजनीतिक दल के लोग हैं वो कह सकते हैं कि उनको आंध्र में देना है, लेकिन आपको और कांग्रेस को तो पूरे देश में देना है। कल बिहार के चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है। बिहार वाले लोग कहेंगे कि भाई हमको कहेंगे दोगे 500 रुपये में सिलेंडर, दिल्ली से हम बुरे हैं क्या? तो फिर अगर 500 में सिलेंडर दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब राजनीति में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप भी देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं। मतलब आप भी पार्टी में डिफरेंस नहीं है, आप वही पार्टी हैं जो सब पार्टी हैं। यह सब अब देखने वाली बात होगी जब सरकार बनेगी, या वो कह देंगे कि भाई मैं जीतने के लिए आया था और यह एक संगूफा था, एक जुमला था। जैसे पहले अमित शाह ने कहा था कि वो 15 लाख रुपए वाला एक जुमला है, वो भी कह देंगे भाई हम चुनाव जीतेंगे, जुमला है, तो उपकार होगा इस देश पर और मैं इस जुमले का स्वागत करूंगा और देश को आर्थिक
मजबूती लाने के लिए यह उचित भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह चिंता मेरी भी चिंता है और ये आप सबकी चिंता बने, क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है। और इसका विकल्प यही है कि आप वोट देते वक्त लालच ना करें, तभी देश आगे बढ़ेगा। और अगर लालच करेंगे तो अंततः नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि जब श्रीलंका बर्बाद हुआ तो उसके जो नेतागण थे वो बर्बाद नहीं हुए। उनके पास तो इतना धन था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के आजीवन नहीं 7-10 पुस्तक मजे से खा पी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा बाहर जमा कर रखा है। आपका तो बैंक ही डूब जाएगा, क्योंकि जब अफगानिस्तान में बवाल हुआ तो सबसे पहले बैंक सीज हुआ और बैंक वालों ने कहा यहाँ पैसा से नहीं भाई, हम बताओ। और जो घर में था उसको आतंकी लूट लिया और जो बैंक में था उसको सरकार फ्रीज कर दी। तो फिर टक के तरस गए। श्रीलंका में भी हुआ, लोगों के बैंक में पैसा थे लेकिन बैंक में ही पैसा नहीं थे तो कहां से निकाला था, वो तो सब नेता लेकर के भाग गए। तो सोचिए वो श्रीलंका था, वो अफगानिस्तान था, छोटे छोटे देश जिसको लोगों ने मदद कर दिया। आपका 150 करोड़ वाला इस विशाल देश को कौन मदद करेगा? एक टाइम का भोजन देने के लिए कई देश की पूरी रसद खत्म हो जाएगी। तो विचार जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के चिंता से मैं चिंतित हूँ और आप भी चिंतित हो, यही आग्रह अनुरोध कर रहा हूँ। और आपका अनुरोध तभी सफल होगा जब आप मुफ्त का बाइकाट करेंगे, नेताओं को बताएंगे। और एक उपाय है, नोटा। सब लोग नोटा दबा दे, लोग समझ जाएंगे कि भाई देश की जनता मुफ्तखोरी नहीं पसंद कर रही है। तो अपना हक का इस्तेमाल करिए, अपना अकल लगाइए, बौका में रहिए। इन सब के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। लोकतंत्र जिंदा रहे, मुफ्तखोरी ना रहे, राजनीति में अपराधीकरण का समूल नाश हो, इसी मंशा के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी ऐसे ही सोचें जैसे मैं सोच रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।